स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, जो कि हमारी 9th क्लास की बुक नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, जो कि हिस्ट्री की बुक है 9th क्लास की, वहाँ से लिया गया। आज इसको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। द ईयर्स बिटवीन 1924 एंड 1928 सा सम स्टेबिलिटी। जो ईयर था, जो यानी कि 1924 से लेकर 1928 के बीच के जो साल थे, उन सालों में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ गई थी। स्टेबिलिटी का मतलब स्थायित्व। येट दिस वाज बिल्ट ऑन सैंड, लेकिन अभी जो ये स्टेबिलिटी थी ना, ये कैसी थी? बिल्ट ऑन सैंड, यानी कि ये रेत का महल था। रेत का महल कैसे आता है कि भाई कोई भी डिस्ट्रक्शन आते हैं वो महल जल्दी से ढह जाता है, कुछ ही टाइम के लिए होता है रेत का महल, है ना। तो ऐसी ही जर्मनी की कंडीशन थी उस टाइम पे। जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लॉस लार्जली फ्रॉम द यूएसए। और जो जर्मन का जो इन्वेस्टमेंट था, निवेश था, और वहाँ की जो इंडस्ट्रियाँ थी यानी कि उद्योग थे, उद्योगों की रिकवरी यानी कि उद्योगों का उत्थान मेनली किसके ऊपर डिपेंडेंट था? वो शॉर्ट टर्म लोन के ऊपर, जो कि कहाँ से मिलता? यूएसए से, उसके ऊपर ही डिपेंड था। दिस सपोर्ट वाज विथड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। अब तक तो यूएसए उनको हेल्प कर रहा था, ठीक है, जर्मन कंट्री को, वहाँ की फैक्ट्रियों को चलाने के लिए, इन्वेस्ट बढ़ाने के लिए, वहाँ रोजगार पैदा करने के लिए। अब तक कौन हेल्प कर रहा था? यूएसए। लेकिन अब यूएसए में ही क्राइसिस आ गया। 1929 में, 1929 में पहली बार यूएसए में क्या हुआ? जो स्टॉक एक्सचेंज था ना, वो क्राइसिस हो गया, यानी कि धराशायी हो गया, ठीक है। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है वहाँ का, जैसे अपने यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, बीएससी, ऐसे ही यूएसए में क्या? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। तो वो क्या हो गया? पूरी तरह से धराशायी हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडस्ट्रियों में, तो वो पूरी तरह से क्या हो गए? धराशायी हो गया। उन्होंने अपना विड्रॉ कर लिया सपोर्ट। अब यूएसए में मंदी आ गई, तो यूएसए ने क्या कर लिया? पैसे देने बंद कर दिए, उससे वापस ले लिया उन्होंने अपना समर्थन। नो वन फियरिंग ए फॉल इन प्राइसेस, पीपल मेड फ्रेंटिक एफर्ट टू सेल देयर शेयर्स। अब लोगों को क्या हो गया? फियरिंग ए फॉल इन प्राइसेस। अब लोगों को ऐसा डर लगने लगा कि जो शेयर्स उन्होंने खरीद रखे थे इंडस्ट्रियों में, तो वो शेयर क्या होंगे? अब कम हो जाएंगे, यानी कि उनके प्राइसेस कम हो जाएंगे जो इन्वेस्टमेंट कर रखा था। तो इसकी वजह से लोगों ने क्या कर लिया? फ्रेंटिकली मतलब पागल से हो जाते हैं ना, जैसे पागलों की तरह वो क्या करने लगे थे? वो अपने शेयर्स को बेचने लगे भाग भाग के, ठीक है। एंड ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड। देखो, एक सिंगल डे को, 24 अक्टूबर की बात है, तो वहाँ पर 13 मिलियन शेयर्स बेचे गए मार्केट में। 13 मिलियन शेयर्स बेचने का मतलब क्या है कि जो इन्वेस्टर हो रहे थे, इन्वेस्टरों ने पैसे लगा रखे थे उसमें, अब उन्होंने वो शेयर्स बेच ही दिए, तो उन्होंने अपना पैसा, अपना जो सपोर्ट था वो वापस कर लिया। अब पैसे लोगों ने अपने हाथों में रखने स्टार्ट कर लिए, तो क्या होगा? मार्केट में पैसे नहीं रहेंगे तो क्या होगा? मंदी ही आएगी ना मार्केट में। जैसे आजकल रिसेंटली अपने कंट्री में तो यही चल रहा है ना, जिस दिन से ये जो कोरोना का ये हुआ है हमारे यहाँ पे पेंडेमिक का, तो पिछले 6 महीनों से क्या हो रहा है? मार्केट रिकवर इसीलिए तो नहीं कर पा रही है कि लोगों ने ना पैसे लगाना बंद कर दिए, पैसे अपने हाथ में रख लिए कि भाई पता नहीं आगे क्या कंडीशन आ जाए। ऐसा ही सेम अपने यहाँ पे तब हुआ था, जब वो नोटबंदी हुई थी ना, तब भी ऐसा ही हुआ था। कहने वाले तो कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था वो, लेकिन ये हुआ था, लोगों को डर हो गया था। ऐसा ही सेम जो फियर था ना, वहाँ यूएसए में हुआ था। यूएसए में तो बहुत ज़्यादा हुआ था, अपने यहाँ पे तो फिर भी अभी कम है, लेकिन यूएसए में उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हुआ था। अब उसका देखो इफेक्ट क्या हुआ। दिस वाज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। और यही डे हम मानते हैं कि ये पहला आर्थिक विश्व महामंदी का फर्स्ट डे था, या उसकी शुरुआत थी। ओवर द नेक्स्ट 3 years between 1929 and 1932 the national income of the USA fell by the half। अब देखो 1929 से लेके 1932 तक आते आते यूएसए की जो इनकम थी ना, हाफ हो गई।
वहीं अब सेम इसमें हो रहा है, कोरोना पेंडेमिक की वजह से अपनी भी इनकम काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है और बाकी कंट्रियों का भी, ठीक है। सभी देशों की इकोनॉमी है ना बहुत ज़्यादा कम हो गई। ये भी एक डिप्रेशन का ही कारण। डिप्रेशन का मीनिंग यहाँ पे मंदी है, पैसे की मंदी आना, उसे इंग्लिश में डिप्रेशन बोलते हैं। एक डिप्रेशन वो होता है जिसको आप वो बोलते हैं कि मानसिक तौर पे वो हो जाता है ना सैड, वो नहीं है ये यहाँ पे है मंदी। ओवर द नेक फैक्ट्रीज शट डाउन, एक्सपोर्ट फेल, फार्मर वर बैडली हिट एंड स्पेकुलेटर्स विड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द मार्केट। अब क्या हो गया, जो फैक्ट्री थी उन वो बंद हो गई और एक्सपोर्ट फॉल हो गया, यानी कि विदेशों में जो बेचा जाता था व्यापार, जो भी सामान बेचा जाता था वो भी कम हो गया। एंड फार्मर्स वर बैडली हिट, और जो किसान थे वो बुरी तरह से प्रभावित हुए, क्योंकि किसानों का जो उत्पादन हो रहा था ना उसको कोई नहीं खरीद रहा था, क्योंकि फैक्ट्रियों में जाएगा सामान तभी तो बिकेगा ना वो, है ना। तो फार्मर भी बैडली हिट हो गए। एंड जो स्पेकुलेटर थे, स्पेकुलेटर्स होते हैं इन्वेस्टर, जो पैसे लगाते हैं शेयर्स में। जैसे मार्केट होती, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होते हैं, उनके अंदर शेयर्स होते हैं, शेयर्स बेच देती है कंपनी अपने अपने, और उसके अंदर इन्वेस्ट करते, पैसा लगा जिसके पास पैसे होते हैं, और उसका जो प्रॉफिट होता रहता है ना उस शेयर्स के अकॉर्डिंग उनको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो स्पेकुलेटर ने वो भी बंद कर दिए, मार्केट में पैसा लगाना बंद कर दिया। एंड द इफेक्ट ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड। और ये जो यूएसए में जो ये डिप्रेशन का इफेक्ट हुआ था वो पूरी दुनिया में फैल गया। क्यों? क्योंकि यूएसए का इंटायर वर्ल्ड में क्या था, बिजनेस था। आज भी अगर यूएसए में ऐसा हो जाए ना, यूएसए की वॉल स्ट्रीट फेल डाउन हो जाए तो पूरा का पूरा कंट्री, पूरा का पूरा वर्ल्ड ही उससे क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब ऐसा ही हुआ उस टाइम पे वहाँ पे। द जर्मन इकोनॉमी वाज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। और जो जर्मनी की अर्थव्यवस्था थी, जर्मन देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस्ड टू 40% ऑफ द 29th लेवल, यानी कि 40% क्या हो गया, कम हो गया प्रोडक्शन। जैसे अपने यहाँ पे भी हो रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा वो हो गया, अपने यहाँ पे भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो गया है अब। इसी वजह से तो बेरोजगारी आ गई, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। आप किसी से भी पूछ लो आसपास जो पहले काम करते थे वहाँ कितना काम चल रहा है, कितना मिलता है उनको सैलरी वगैरह। तो ये होता है, इसे ही बोलते हैं मंदी, ये होती है मंदी एक्चुअल में। और जो दुकानदार है उनका सामान नहीं बिक रहा आगे से, है ना। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स एंड वर पेड रिड्यूस्ड वेजेज। अब जो काम करने वाले थे उनकी जॉब खत्म हो गई और उनको मजदूरी भी अब कैसे मिलने लगी, काट काट के मिलने लगी, जैसा कि अब अपने यहाँ पे चल रहा है। कहीं किसी भी पूछ के देख लेना, कोई भी प्राइवेट जॉब कर रहा होगा ना, उसको सैलरी फुल नहीं मिल रही होगी अब, है ना। ऑन द स्ट्रीट ऑफ जर्मनी द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच एन अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन, यानी कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार बहुत ज़्यादा हो गए, 6 मिलियन हो गए, 6 मिलियन वहाँ पे अनएम्प्लॉयड हो गए। ऑन द स्ट्रीट ऑफ जर्मनी यू कुड सी मैन विद प्लेकार्ड्स अराउंड देयर नेक सेइंग विलिंग टू डू वर्क। और उस टाइम पे आप जर्मनी की अगर स्ट्रीट्स यानी कि गलियों में जाके देखोगे तो आप वहाँ पाओगे जो यंग मैन है, यानी कि जो यंग मैन है वो क्या कर रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार यंग मैन है, वो गले में प्ले कार्ड यानी कि कार्ड लगा के और उस पर लिख रखा विलिंग टू डू वर्क, यानी कि हम काम करने के इच्छुक है, आप हमें हायर कर सकते हो, काम पे ले जा सकते हो। ऐसी हालत हो गई थी उस टाइम पे जर्मनी की, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पे भी है ना कई जगह ऐसे, आप देखो यहाँ पानीपत में सनौली रोड पे या कहीं आसपास जहाँ पे मजदूर बैठे रहते हैं, दिन में जाके बैठ जाते हैं कि भाई कोई भी हमें काम पे ले जा सकता है। तो यहाँ से आप कंडीशन लगा सकते हैं कि बेरोजगारी की कैसी है ना। अपने कंट्री में है ये बहुत सारी जगह ऐसी कि जिनको रोजगार तक भी नहीं मिल रहा, है ना। तो ऐसी हालत वहाँ पे हो गई थी। अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेड कार्ड्स एंड और सिंपली सेट एट द स्ट्रीट कॉर्नर और डेस्परेटली क्यूज ऑफ द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। और जो बेरोजगार युवा थे वो या तो बैठ के ताश खेलते थे और
कॉर्नर में, गलियों की कॉर्नर में बैठ के ताश खेलते थे और क्या करते थे वो, डेस्परेटली क्यूड, और वो निराशा में बड़े ज़्यादा लाइनों में खड़े रहते थे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के सामने। जैसे आप अपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के सामने जाके देख लेना। एज जॉब डिसअपियर्ड द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज, जैसा कि ये नॉर्मली होता है, जब लोगों को काम नहीं मिलेगा तो क्या होता है, वो क्रिमिनल एक्टिविटी में लग जाते हैं वो बच्चे। एंड टोटल डिस्पेयर बिकेम कॉमन प्लेस, और हर जगह पे निराशा ही निराशा होगी वहाँ जर्मनी में। ठीक है। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटी एंड फियर इन द पीपल, और इस आर्थिक मंदी ने तो लोगों के अंदर है ना बहुत ज़्यादा एंजाइटी यानी कि चिंता और भय का माहौल क्रिएट कर दिया लोगों के बीच में। द मिडल क्लासेस स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स सो देयर सेविंग्स डिमिनिश्ड व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू, और जो मिडिल क्लास के जो व्यक्ति थे, जो एम्प्लॉय थे, यानी कि जो जिनको नौकरी मिली हुई थी, या जो वो थे जो रिटायर थे जिनके पास वो पेंशन आती थी, अब उनकी जो सेविंग्स थी यानी कि उनकी जो बचत थी वो भी डिमिनिश होगी, वो भी ख़त्म होगी। क्यों? क्योंकि उनकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई। समझ रहे ना? अब 1000 रुपये, मान लो उनके पास 1000 रुपये थे और उसकी वैल्यू रहेगी 100 रुपये, तो उनकी सेविंग भी कम होगी ना। स्मॉल बिजनेसमैन एंड द सेल्फ एम्प्लॉय एंड द रिटेलर सफर्ड एज देयर बिजनेस गोट रूइंड, और इस प्रकार जो बिजनेसमैन थे, सेल्फ एम्प्लॉय थे, रिटेलर थे, तो उनके बिजनेस भी पूरी तरह से नष्ट हो गए। दीज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वर फील्ड विद द फियर ऑफ प्रोलेटारिनाइजेशन। तो इससे क्या हो गया कि पूरी की पूरी सोसाइटी में कैसा फियर आ गया, प्रोलेटारिनाइजेशन एंड एंजाइटी ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड टू द रैंक ऑफ द वर्किंग क्लास और वर्स स्टिल द अनएम्प्लॉयड। इसमें क्या होता है कि जो आपका रैंक है या जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो उससे आप रिड्यूस हो गए हो, उससे कम हो गए हो। तो ऐसी कंडीशन बन गई वहाँ पे जर्मनी में। ओनली ऑर्गेनाइज वर्कर कुड मैनेज टू कीप देयर हेड्स अबव वाटर बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर। और जो ऑर्गेनाइज वर्कर थे यानी कि जो संगठित वर्कर थे, यानी कि जिन्होंने एक संघ सा बना रखा था, वही बचे हुए थे। लेकिन जो अनएम्प्लॉयड थे उनके बीच में भी तो अनएम्प्लॉयड थे ना, बेरोजगार थे, उससे उनके संगठन भी क्या हो रहे थे, वीकन हो रहे थे, वो भी कमज़ोर होते जा रहे थे। बिग बिजनेस वाज इन क्राइसिस, और जो बड़े बड़े बिजनेस थे वो तो संकट में थे ही हैं। द लार्ज मास ऑफ पीजेंट्री वाज अफेक्टेड बाय द शार्प फॉल इन द एग्रीकल्चर प्राइसेस एंड women unable to fill their children's stomach were filled with the sense of deep despair। और जो बड़े किसान थे यानी कि जो ज़्यादा संख्या में किसान थे ना, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए क्योंकि उनके प्रोडक्शन भी खिल नहीं रहे थे। ठीक है। और जो उनकी औरतें थी घरों में, वो अपने बच्चों के पेट तक नहीं पूरे पाल रही थी, यानी उनको खिला नहीं पा रही थी वो। तो इस प्रकार पूरी तरह से जर्मनी में क्या गया, सेंस ऑफ डिस्पेयर हो गया, यानी कि पूरी तरह से निराशा की भावना आ गई लोगों के अंदर, पूरी तरह से हताश हो गए, निराश हो गए। ठीक है। पॉलिटिकली टू द वाइमर रिपब्लिक वाज फ्रेजाइल, और वहीं राजनीतिक तौर पे जो वाइमर रिपब्लिक था वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मीन्स क्या होता है, नाजुक था, मतलब जिसको थोड़ी सी उससे तोड़ सकते हैं, जो इजीली टूट जाए, ब्रेकेबल हो, उसे बोलते फ्रेजाइल। तो पॉलिटिकल वाइमर रिपब्लिक था वहाँ पे, वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल था। द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट विच मेड इट अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप। और आपको पता है जो वो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बड़ा ही ज़्यादा वल्नरेबल था, जिसको जल्दी ही उसके अंदर पहले से ही डिफेक्ट्स थे। अब जो पहले से ही कमज़ोर सरकार है, कमज़ोर जो नेता है वहाँ के, तो उनको तो इजीली कोई डिक्टेटर, कोई भी तानाशाही आएगा तो उसको इजीली हटा सकता है ना। जैसे कि पाकिस्तान में होता है ना, पाकिस्तान का जो पीएम वगैरह होता है वो बड़ा ही क्या होता है, फ्रेजाइल होता है, उसको इजीली बदल के वहाँ पे तभी आर्मी रूल कर लेती है अपना, है ना। तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ।
One was proportional representation. This was achieving a majority by any one party, near impossible task, leading the rule by coalition. तो यहाँ पे क्या होगा कि जो प्रोपोर्शन था रिप्रेजेंटेशन का, यानी कि लोगों का कुछ प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ व्यक्ति, उनको ही वहाँ पे चांस मिल गया. दिस मेड अचीविंग ए मेजॉरिटी बाय वन पार्टी. और एक पार्टी के लिए मेजॉरिटी प्राप्त करना तो वो तो बहुत ही बड़ा काम हो गया, इम्पॉसिबल टास्क था. और इससे क्या हो गया कि सरकार क्या करती, कोएलिशन गवर्नमेंट बना रहे थे, मिलके पार्टियों को वो सरकार चला रहे थे. अनदर डिफेक्ट वाज आर्टिकल 42. और दूसरा इस कॉन्स्टिट्यूशन में, वाइमर रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन में एक और जो कमी थी वो थी आर्टिकल 48, विच गेव द प्रेसिडेंट द पावर्स टू इम्पोज इमरजेंसी, जिसमें कि राष्ट्रपति के पास पावर थी उस टाइम पे जर्मनी के कि वो देश में आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी घोषित कर सकता है. सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्राई. और वो लोगों के जो सिविल राइट्स है यानी कि नागरिक अधिकार है उनको ख़त्म कर सकता है और अपना शासन या अपने कानून लागू कर सकता है वहाँ पे. ये होती है इमरजेंसी. ठीक है, जैसे अपने यहाँ पे नहीं हो गई थी इमरजेंसी टाइप में ही हो गया था जब ये लॉकडाउन लगा था कि नागरिकों को बाहर घूमने फिरने नहीं देना. ये तो पेंडेमिक की वजह से था, तो उन्होंने उस टाइम पे इस वजह से कर दिया वहाँ पे कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ गया है और आर्थिक मंदी आ गई है, लोगों के अंदर वैसे भी निराशा है. तो क्या कर लिया उन्होंने, आर्टिकल 48 वहाँ पे अप्लाई कर दिया कि भी कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा, है ना. लोगों के जो राइट्स है ना, काम मांगने के, रोजगार लेने के, वो सारे के सारे सस्पेंड कर दिए, उनको ख़त्म कर दिया. विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ द वाइमर रिपब्लिक saw 20 डिफरेंट कैबिनेट लास्टिंग ऑन एन एवरेज 239 डेज. और इसी छोटे से टाइम में क्या हुआ, वाइमर रिपब्लिक के जो कैबिनेट मंत्री थे जो, उन्होंने 239 दिनों में जो 20 अलग अलग कैबिनेट से अलग अलग मंत्री बदलते रहे. मंत्री क्या बदलते रहे, भाई इस मंत्री ने काम ढंग से नहीं किया, इसको चेंज कर दो, दूसरा लेके आओ. ठीक है ना. तो पूरी कैबिनेट 20 बार चेंज हो गई वहाँ पे 239 दिनों में. एंड ए लिबरल यूज ऑफ द आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल 48 का यूज किया गया वहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा. राष्ट्रपति क्या करता था कि भाई देखो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ढंग से काम नहीं किया तो इसको बदल दो, दूसरा लेके आओ. फाइनेंस मिनिस्टर ने काम नहीं किया, इसको बदलो. जो उद्योग मंत्री उसने नहीं किया, इसको बदलो. ऐसे करते रहे वो. ठीक है. येट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज. फिर भी जो ये संकट आया हुआ था, आर्थिक संकट, उसको नहीं मैनेज किया गया. पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री सिस्टम. अब लोगों का है ना लोकतंत्र में और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके अंदर से जो विश्वास था ना वो उठ गया लोगों का. ठीक है. एंड जो और ये समझ रहे थे कि इससे तो अब हमारी जो समस्या है ना इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, इसका समाधान नहीं हो सकता. तो ऐसी कंडीशन होगी ग्रेट डिप्रेशन में. ठीक है. प्रोलिटेरियनाइजेशन, ये क्या है, वर्किंग क्लास से, इसमें क्या होता है, इम्पोवरिश्ड लेवल. इम्पोवरिश्ड लेवल होता है मतलब लेवल कम हो जाना, जैसे अपना पहले था, है ना, उसे बोलते प्रोलिटेरियनाइजेशन. अब होगा हिटलर्स राइज टू द पावर. अब हिटलर को मौका मिल गया. देश में निराशा है, देश के लोगों का विश्वास नहीं है सरकार के प्रति भी, और लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे. ठीक है. अब हिटलर आया. हिटलर्स राइज टू पावर. दिस क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर राइज टू पावर. अब जैसी कंडीशन वहाँ पे बनी हुई थी, इन कंडीशनों ने ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दी जिससे कि हिटलर का राइज हुआ. बोर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रिया में 1889 में पैदा हुआ ये व्यक्ति. हिटलर स्पेंड हिज यूथ इन पॉवर्टी. उसने अपना पूरा का पूरा जो युवा अवस्था थी वो कैसे बिताई, उसने पॉवर्टी में, गरीबी में. When the first world war broke out, जब पहला विश्व युद्ध हुआ, he controlled for the army, he enrolled for the army, acted as a messenger in the front. जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था, हिटलर उस टाइम पे ना आर्मी में उसने ज्वाइन किया आर्मी में, और आर्मी में वो मैसेंजर का काम कर रहा था, दूत का, यानी कि संदेश भेजने का काम किया करता था. आर्मी में था वो उस टाइम पे. बिकेम ए कॉर्पोरल एंड
अर्न मेडल फॉर ब्रेवरी, और उसके बाद फिर वो कॉर्पोरल बना। कॉर्पोरल होता है जो आर्मी का रैंक होता है, ठीक है, उसका रैंक अच्छा सा बना और फिर उसको मेडल मिला। कहने का मतलब उसने काम अच्छा किया आर्मी में, हिटलर ने। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात चल रही है ये तो। एंड द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम, और जो जर्मन की हार हुई थी ना, उससे वो बहुत ज़्यादा भयभीत था। एंड द वर्साई ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस, और जो वर्साई की संधि हुई थी ना, उसके प्रति उसका बहुत ज़्यादा गुस्सा था हिटलर का। इन 1919 ही जॉइन ए स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी, और फिर 1919 में 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद हिटलर बहुत ज़्यादा गुस्से में था, ठीक है। तो वो किसी न सीधी सी बात है, जो देश के हालातों से दुखी है, सरकार से दुखी है, तो कहीं ना कहीं वो ऐसी संस्था में या ऐसे संगठन में शामिल होगा जो कि राजनीति से प्रेरित होगा। तो वहाँ पे वर्कर्स पार्टी नाम की कोई पार्टी थी, उसमें उसने ज्वाइन कर लिया। ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, और फिर उसके बाद ही तुरंत ही उसने क्या कर लिया, कुछ ही टाइम के बाद उसको टुक ओवर कर लिया, यानी कि उसके ऊपर वो लीडर बन गया जाके। मतलब उसकी छवि काफ़ी अच्छी थी। एंड रीनेम्ड इट द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स, और उसका नाम क्या, पार्टी का ही नाम बदल दिया उसने, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। दिस पार्टी केम टू बी नोन एज नाजी पार्टी, और उसी पार्टी को किस नाम से जाना जाता है, नाजी पार्टी से। और जो हम लेसन पढ़ रहे हैं, लेसन में क्या है, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। नाजिज्म का मतलब यही है कि नाजी पार्टी के विचारधारा, ठीक है ना। नाजिज्म का मतलब क्या है, नाजी पार्टी की विचारधारा। और जो ये नाजी पार्टी किसकी है, हिटलर की। पहले वर्कर्स पार्टी थी, 1919 में उसमें ज्वाइन किया उसने, फिर उसको टुक ओवर कर लिया, उसका लीडर बन गया, और उसका उसने नेम बदल के क्या रख दिया, नाजी पार्टी, ठीक है, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स। इन 1923 हिटलर प्लान टू सेज कंट्रोल ऑफ बवेरिया, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर। और फिर क्या किया हिटलर ने, 1923 में हिटलर ने प्लान किया कि जो बवेरिया है, बवेरिया नाम की कोई जगह है वहाँ जर्मन में, कि उसको सीज करना है। सीज मीन्स क्या है, उसको पकड़ना है, कब्जे में लेना है। एंड मार्च टू बर्लिन एंड कॉन्कर पावर, और फिर वो बर्लिन की ओर चल पड़। पहले तो उसको कब्जे में ले लिया 1923 में, उसके बाद फिर वो बर्लिन जो जर्मनी की कैपिटल सिटी है वहाँ गया, और फिर उसके बाद पावर को कैप्चर कर लिया, यानी कि कैपिटल को ही कैप्चर करने के बाद वो वहाँ का लीडर बन गया। मतलब इसको रास्ते मिल रहे थे, और इसके जो दिमाग की जो विचारधारा थी ना, आइडियोलॉजी थी, वो भी कैसी थी, सोल्जरों वाली थी। सीधी से होता है, कर्नल था, ये आर्मी मैन था। आर्मी मैन के तो कंडीशन कैसे था, युद्ध, मारना या मरना, यही इसके इरादे थे उस टाइम पे। ही फेल्ड वाज अरेस्टेड, तो वहाँ जाके जब बर्लिन में जाता है तो वहाँ पे वो असफल हो जाता है। एंड वाज अरेस्टेड, वहाँ उसको पकड़ा जाता है। ट्राइड फॉर ट्रेजन, और फिर उसके ऊपर केस चलता है देशद्रोह का। ट्रीजन मीन्स होता है देशद्रोह, देशद्रोह का कोर्ट में केस चलता है। एंड लेटर रिलीज, और बाद में फिर उसको भी छोड़ दिया जाता है हिटलर को। 1923 में पकड़ा जाता है एक बार। द नाजी कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल द अर्ली 1930s। 1930 के शुरुआती महीनों तक नाजी पार्टी को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था लोगों का, जिससे कि वो लोगों को मोबिलाइज कर सके। मोबिलाइज का मतलब क्या करना है, होता है अपनी तरफ करना। जैसे ये लीडर करते हैं ना, रैलियाँ वगैरह करते हैं, लोगों को भाषण वगैरह देते हैं, तो उनको अपनी ओर करते हैं, उसे बोलते हैं मोबिलाइजेशन, लोगों को मोबिलाइज करना। तो ये कर नहीं पा रहे थे तब तक। फिर क्या हुआ, इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजिज्म बिकेम ए मास मूवमेंट। और आपको पता है 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो वो जो ग्रेट डिप्रेशन का दौर था ना, जर्मनी में भी था, तो वो जो दौर आया था उसमें क्या होता, नाजिज्म को क्या मिल गया, बिकेम ए मास मूवमेंट। उनको मौका मिल गया नाजी पार्टी को, उन्होंने ना मास मूवमेंट के, मास मूवमेंट का मतलब क्या होता है, बड़े बड़े भीड़ करके लोगों की आंदोलन किए लेके उसके खिलाफ, सरकार जो भी थी उस टाइम पे उनके खिलाफ। एंड एज वी हैव सीन आफ्टर 1929 बैंक्स कोलैप्स, बिजनेस शट डाउन, वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स एंड मिडिल क्लास वर थ्रेटन्ड विद डेस्टिट्यूशन। आपको पता है 29 में आपने देखा था वहाँ पे बैंक थे, बैंकिंग
सिस्टम था वो भी धराशायी हो गया था, इंडस्ट्री थी वो भी धराशायी हो गई थी, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे थे, है ना। तो लोग क्या थे, कैसी कंडीशन में, डेस्टिट्यूशन की कंडीशन में आते। डेस्टिट्यूशन क्या होता है, बेसहारा, जिनको कहीं से सहारा नहीं मिल रहा था लोगों को। लोगों की कंडीशन ऐसी हो गई थी 29 में। एंड इन सच ए सिचुएशन नाजी प्रोपेगेंडा स्टीयर्ड होप फॉर ए बेटर फ्यूचर। अब ऐसी ही सिचुएशन में इस नाजी पार्टी ने, जो हिटलर की पार्टी थी, उन्होंने प्रोपेगेंडा किया। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है प्रचार करना, ठीक है। और कैसे प्रचार किया कि मैं तुम्हारे लिए बेटर फ्यूचर लेके आऊँगा, तुम्हें अच्छा भविष्य दिलाऊंगा, तुम्हें रोजगार दिलाऊंगा, देश की तरक्की कराऊंगा। जैसे हमारे राजनेता करते हैं ना, आपने देखा भाई काला धन लेके आएंगे, आपको खाते में ऐसे पैसे आएंगे, सब लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ये ऐसे ही प्रोपेगेंडा इन्होंने कर दिए, जैसे हमारे राजनेता करते हैं ना, कोई भी पार्टी हो, इसमें मैं किसी पार्टी विशेष की नहीं बात कर रहा हूँ, वो आपको पता ही है। इन 1928 द नाजी पार्टी गोट नो मोर देन 2.6% वोट इन दी रेस्टेक द जर्मन पार्लियामेंट। तो जर्मन पार्लियामेंट में 1928 में इसको नाजी पार्टी को, हिटलर की पार्टी को केवल 2.6% ही वोट मिले, यानी कुल वोट में से इसको कितने मिले, 2.6। बाय 1932 इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विद 37% वोट। और फिर 1932 आया और 1932 में उसको 37% वोट मिले नाजी पार्टी को, और वो क्या बन गई, देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। सबसे बड़ी पार्टी का मतलब सबसे ज़्यादा वोट उनको मिले, सबसे ज़्यादा उनके नेता बन गए। हिटलर वाज ए पावरफुल स्पीकर, ये तो सबको पता ही था हिटलर कैसा था, बहुत ही अच्छा वक्ता था, बोलने वाला। हिज पैशन एंड हिज वर्ड मूव पीपल, और उसके शब्दों से, उसके भाषणों से ना लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। ही प्रोमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, उसने प्रोमिस किया था कि वो एक मजबूत राष्ट्र बनाएगा। अनडू द इनजस्टिस ऑफ द वर्साई ट्रीटी, और जो वर्साई में हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसको ख़त्म करेंगे हम। रिड्यूस द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल, और जर्मन पीपल की रेस्टोर करेंगे, उनकी जर्मन के लोगों का सम्मान वापस से दोबारा से हम दिलाएंगे। ऐसे प्रॉमिस कर रहा था वो हिटलर भाषणों में। ही प्रोमिस एम्प्लॉयड फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क, और ऐसे भी वो कर रहा था वायदे कि जो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिलाया जाएगा। एंड सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ, और युवाओं के लिए उनका भविष्य संवारेगा। ही प्रोमिस टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड रेसिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी, और उसने यही बताया कि जितने भी विदेशों के प्रभाव हैं हमारे पर, उनको ख़त्म करेगा, विदेशी ताकतों का, उनको हम, जो जर्मनी के अगेंस्ट है उनको हम यहाँ से ख़त्म करेंगे। हिटलर डिवाइस ए न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, तो इस प्रकार हिटलर ने एक नए प्रकार की राजनीति शुरू कर दी। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टेकल इन मास मोबिलाइजेशन, अब वो समझ गया था कि भाई लोगों को है ना मोबिलाइज करना, अपने और आकर्षित करने के लिए रिचुअल्स, कुछ रीति रिवाज हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, जो उनके होते हैं ना जो धार्मिक रीति रिवाज। नाजी हेल्ड मैसिव रैलीज, और अब नाजी पार्टी क्या करने लगी, बड़ी बड़ी रैलियां करने लगी। एंड पब्लिक मीटिंग्स टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर, और हिटलर को समर्थन दिलाने के लिए बड़ी बड़ी वो मीटिंग्स करने लगी। एंड इंस्टिल द सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल, जिससे कि लोगों के अंदर है ना एक सेंस ऑफ यूनिटी, यानी कि एकता की भावना दिखा दी लोगों के अंदर कि भाई आप सब एक हो, ऐसा सिस्टम सेट कर दिया इन्होंने। द रेड बैनर्स विद द स्वास्तिका नाजी सैल्यूट, देखो ये दिखा होगा ना हमने स्वास्तिका वाला रेड बैनर, ये हिटलर की पार्टी के साइन थे, है ना इसमें ये पीछे, तो ये उसके साइन थे। नाजी सैल्यूट एंड द रिचुअलाइज राउंड द अप्लॉज आफ्टर द स्पीचेज वर ऑल पार्ट ऑफ द स्पेक्टेकल ऑफ द पावर, तो ये हर जगह पे ऐसे दिखाई दे रहे थे कि वही उसकी पार्टी का पावर, पार्टी की पावर को, यानी कि ताकत को दिखा रहे थे, ये सारी चीज़ें, मीटिंग वगैरह ऐसे होते थे। एंड नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज ए मसीहा, और नाजियों ने ना इतना अच्छा प्रोपेगेंडा किया कि हिटलर को ऐसे प्रेजेंट कर दिया कि ये आपका मसीहा है,
लाइक ए मसीहा। मसीहा मीन्स क्या होता है, जो लोगों का रक्षक है, लोगों का उद्धार करने वाला। एंड सर्वाइवर, उनको बचाने वाला। एज समवन हु हैड अराइव टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस, ऐसा व्यक्ति जो कि लोगों को निराशा में कुछ देने के लिए आया है, मसीहा बन गया ना वो। इट इज एन इमेज दैट कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल हुज सेंस ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड हैड बीन सेटर्ड। अब इससे क्या हो गया कि लोगों के अंदर ऐसी इमेजिनेशन बन गई, एंड हु आर लिविंग इन द टाइम टू एक्यूट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, उन लोगों के हाथ में जो लोग पहले से ही पॉलिटिकल क्राइसिस में, फाइनेंशियल क्राइसिस में जी रहे थे, हताशा में जी रहे थे, अब उनके सामने हिटलर एज ए मसीहा बन के आ गया। ये ऐसे हिटलर ने अपना राइज अप किया। ये था हिटलर का राइज अप। कल हम पढ़ेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी। अब देखो ये जर्मनी की पॉलिटिक्स में आ गया, उसके बाद देखो जर्मनी का कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन करेगा ये, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।